सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश मलिक। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब की। एक वीडियो में पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर कवर होने वाला है। आपके चाहे आईआईटी की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, या इवन जेईई एडवांस की भी बात कर लो, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन से जरूर आते हैं। नीट के पेपर में ग्रेविटेशन से ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट। जेईई एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं रहते हैं, थोड़ा आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है उस पेपर में। तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से ग्रास्प करने होंगे उस पेपर को करने के लिए। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर में कवर कराऊंगा। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरी वन शॉट सीरीज देख रहे हो प्रॉपरली और इसके साथ में सिर्फ आप पास्ट ईयर जेईई मेन के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो डेफिनेटली जेईई मेन में आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल आ सकती है, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। सो बेसिकली हम ग्रेविटेशन में सबसे पहले एक ही चीज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा दिया था। मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने का रीजन ही यही था कि अगर आप एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लोगे तो ग्रेविटेशन समझने में आसानी होगी, या ग्रेविटेशन पढ़ लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझने में आसानी होगी। तो इसलिए मैंने पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझा दिया था, क्योंकि एक बार अगर आप लोग इस चैनल पर पुराने हैं तो आपने एक बार वो चैप्टर पूरा डिटेल में भी कवर किया हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको पहले करा दिया ताकि आप जल्दी से उसको पढ़ लें, राइट। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वन शॉट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, राइट। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो ये क्या कहते हैं कि भाई दो अगर हमारे पास दो मास है m1 m2, तो सेम एज कूलम्स लॉ, ये क्या कहते हैं कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो इनके बीच में फोर्स लगेगी। अब ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आपकी फिंगर्स है, ठीक है, दोनों हाथ लेने आपको, और अगर आप हाथों को ऐसे एकदम ऐसे रखो, ठीक है, और फिंगर्स को एकदम ढीला छोड़ दो, तो आप देखोगे कि आपके फिंगर्स अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। इस पर फोर्स मत लगाना, बस ऐसे रखो और धीरे से देखो, आपकी फिंगर्स अपने आप जो है स्टिक करेंगी, राइट। तो ये किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो दो मासेस हैं, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आ है तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी F1 2 वो अट्रैक्टिव होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो होती है हमारी रिपल्सिव। तो अगर बात करें इस फोर्स की तो F21 या फिर F12 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और लेट अस से वो F के इक्वल है, राइट। और F जो है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of distance between them. So from here I can write F is equals to some constant, that is G into M1 into M2 upon R square. तो ये हो जाती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो अब बात करते हैं कि G क्या है। तो जो G है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। राइट। और अगर आपको इसकी वैल्यू की बात करनी है तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी दिस मास का, राइट, मास की यूनिट। तो इसको आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाता है हमारा जी। तो ये है इसकी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें डायरेक्शन की, तो फोर्स हमेशा आपकी अट्रैक्टिव नेचर की होगी, बट क्वेश्चन जब आएगा तो वो आपसे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की तो बात करेगा नहीं। क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे पूछेगा कि भाई वेक्टोरियल फॉर्म में बताओ, अगर मैं रेडियस वेक्टर दूं इनका तब बताओ, इनके इंडिविजुअल पोजीशन वेक्टर्स दूं तब बताओ, तब क्या करोगे आप लोग? तो तब हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म लिख देंगे। तो वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे? F वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, G m1
m2 अपॉन r स्क्वायर, राइट, और मल्टीप्लाई कर दो r कैप, क्योंकि जो इसका यूनिट वेक्टर है, इनके बीच के डिस्टेंस का जो ये जो रेडियस वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आर कैप हमें पता है क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब टाइम्स आर वेक्टर। इस तरीके से भी आप फोर्स को लिख सकते हो, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो अब ये चीज आपको समझ में आ गई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, वो क्या कहता है वो देखना, वो आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि वो जितनी भी फोर्सेज है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें उसमें भी एप्लीकेबल होता है। तो चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यहीं पर आ देता हूँ, इसी जगह में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर मेरे पास कुछ फोर्सेज हैं, let's say this is F1 vector, this is F2 vector, और this is F3 vector, राइट। और अगर मुझे नेट वेक्टर निकालना है F नेट, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली वेक्टर को ऐड कर देना और हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। सिंपल ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, और ग्रेविटेशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल होता है। सिंपल इतनी सी चीज, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि अगर मेरे पास इसके ड्रॉबैक्स बता देता हूँ कि इसका ड्रॉबैक क्या है, कि ये सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। ये आपका वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका वैलिड नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक एग्जांपल दूंगा मैं उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में जाके, या फिर डायरेक्टली फोर्सेस, आप इस न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को यूज करना। तो हम जो है पहले इसका यूज देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड आगे बात करेंगे। तो एग्जांपल क्या है कि ये एक पॉइंट मास, राइट, मास m, और ये मेरी एक रॉड है, राइट। इसका जो मास है वो m है और इसकी लेंथ है l। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है, राइट, तो मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करोगे वो देखना कि यहां से मास m से किसी x डिस्टेंस पर जाओ, ठीक है, और dx विड्थ का एक इनफाइनेटेसिमल स्मॉल एलिमेंट ले लो, राइट, जिसका मास dm हो जाएगा ये, और इसको आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो, बहुत छोटा मास है, राइट। dm को कैसे लिखते हैं, लैम्डा dx। अब लैम्डा तो दिया नहीं है, मास और लेंथ दी हुई, तो m/l into dx हो जाएगा, राइट। तो dm आ गया हमारे पास। अब फोर्स लिखनी है, तो फोर्स कैसे लिखोगे कि g m dm अपॉन डिस्टेंस। अब बताओ, डिस्टेंस हो जाएगा x, तो x का स्क्वायर, तो ये फोर्स होगी। तो अब मुझे यहाँ से dm की वैल्यू लिखनी है, तो ये हो जाएगा gm into m by l into 1/x square times dx, राइट। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालनी है तो इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो इसका भी इंटीग्रल। अब लिमिट्स क्या हो जाएगी, r फर्स्ट एलिमेंट इज एट r एंड द फाइनल एलिमेंट इज r plus m, राइट। तो अब बस ये सिंपल लिमिट्स पुट करनी है और फोर्स का जो आंसर आ जाएगा वो जो gmm divided by l minus 1/x, the limits r to r plus l। अगर आप लिमिट्स पुट कर दें तो ये हो जाएगा gmm by l 1/r minus 1/r plus l, हो जाएगा आपका r plus l minus r, हो जाएगा gmm upon r into r plus l, राइट। तो इस तरीके से सिंपल सा एप्लीकेशन है जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक बार खुद भी ट्राई कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। आप इस रॉड की जगह एक सर्कुलर आर्क ले लो, राइट, उससे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। एक स्फीयर ले लो,
एक डिस्क ले लो, एक रिंग ले लो, बहुत सारे एप्लीकेशन है, कुछ भी कर सकते हो आप, राइट। तो ये चीज मैंने आपको करके दिखा दी। अब आगे बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये दोनों क्या चीज है, राइट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, मैं फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। एंड इट इज द रीजन which the Newton's law of gravitation is applicable. और क्या है इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हो सकती है कि इट इज दैट रीजन इन विच ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट, राइट। तो ये तो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। और अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जी वेक्टर से, राइट। तो अब ये क्या होता है, ये आपको जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है कि किस अगर फोर्स दी जाए तो उस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड आएगा, ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताता है। कैसे देखो, ये मेरा कुछ रीजन है, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड जीएफ से गलत मतलब नहीं निकालना है यहाँ पे, राइट। और ये मेरा जीएफ है और अब इसमें मैंने बोला कि एक मास रख दिया, तो अब इस मास के कारण कितना फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो बताता है जी वेक्टर, राइट। तो लेट अस से कि किसी आर डिस्टेंस पर इस मास से पॉइंट पी है, तो जीपी को कैसे लिखते हैं, सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी एम बाय आर, ठीक है। अब ये कैसे आता है, ये इसकी चर्चा जो होगी ये होगा जब हम चैप्टर को डीपली स्टडी करेंगे, तब उसमें मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड विद ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिंग, राइट। सो ये कुछ बेसिक केसेस बनाए मैंने जिसमें मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बताई है, राइट। फॉर ए यूनिफॉर्म रॉड हम क्या कह सकते हैं कि भाई रॉड है, इसके दो केस हो जाते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट अगर है मतलब कि एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जीएम अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। बात करें इक्वेटोरियल पॉइंट की तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 2gm अपॉन आर इंटू एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2, राइट। फिर बात करें अगर यूनिफॉर्म रिंग की तो उसके लिए आ जाता है जीपी इज इक्वल्स टू gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। फिर आता है सर्कुलर आर्क के लिए तो ये आ जाता है 2gm sin phi/2 डिवाइडेड बाय 5r स्क्वायर, राइट। तो सर्कुलर आर्क अगर मास है में रेडियस r है और इसका जो एंगल है वो है phi, तो उसके लिए आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाती है वो आ जाती है। तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर विद सम मोर ऑब्जेक्ट्स जिसमें हमारा एक हॉलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर आता है, राइट। सो ये हो जाते हैं हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए 3 पॉइंट की बात करनी है हमें, एक आउटसाइड, एक ऑन द सरफेस एंड वन इनसाइड द हॉलो स्फीयर। तो आउटसाइड तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आ जाता है gm/x स्क्वायर, राइट। ऑन द सरफेस x इज इक्वल्स टू r, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है gm/r स्क्वायर। फिर बात करते हैं अगर इनसाइड की, तो इनसाइड आ जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड 0। व्हाई?
बिकॉज जो भी आपकी मास डेंसिटी है वो तो बाहर है, मतलब अगर आप इस सरफेस पर देखोगे तो इसके बाहर ही मास, इसके अंदर तो कुछ है नहीं ना, तो उसके कारण तो कोई, जब मास ही नहीं है तो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ये जीरो हो जाता है। अगर इसी ग्राफ की बात करें तो टिल x is equals to r, that is till the surface आपके ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा ही नहीं, एंड ऑन द सरफेस आपका ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा एंड देन इट विल डिक्रीज, राइट। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर के लिए बात करें तो आउटसाइड और सरफेस के लिए तो सेम रहेगा, बट इनसाइड विल चेंज टू gm by r cube into x, राइट। और उसका ग्राफ आ जाएगा till x is equals to r, it will be a straight line where the gravitational field is proportional to the distance, and after that is inversely proportional to the square of the distance, right। तो ये हो गए बेसिक केसेस। एक केस और आ जाता है कि भाई अगर यहाँ देख लूँ, छोटा सा बना रहा हूँ कि इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर मेरा दिस वायर इज देयर whose mass density, linear mass density is lambda, तो इसके केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाता है वो आ जाता है 2g lambda by r at any distance r, राइट। तो ये केस आप लोगों को याद रख लेना। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। तो अब जो हमारी अर्थ है इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, जो हमारी अर्थ है वो कंसिडर की जाती है एज अ सॉलिड स्फीयर, राइट। तो अब देखते हैं उसके भी तीन केसेस हैं, वन ऑन द सरफेस, वन एट अ हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस, एंड वन केस इज एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो तीन केसेस है, उनको अब मैं यहाँ पर फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग जल्दी से उसको देख लें। सो गाइस, ये कुछ बेसिक केसेस हैं हमारे अर्थ के लिए। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता है gm by r स्क्वायर। तो अब m और r की जगह हम मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ हम पुट कर देंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद वैल्यू आ जाती है 9.82 या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रॉक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर हम किसी हाइट पर जाएं अर्थ के सरफेस से ऊपर, तो उसके लिए हमारा जो वैल्यू आ जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, हो जाती है ये। मेनली केसेस में यही लगानी है आपको। अगर कुछ केस आ जाए जिसमें हमारी जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना, दैट इज gs into 1 minus 2h upon r। अब ये कैसे आया? ये आया सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन से, जो कि अगर हम डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ पहले याद रखो। फिर बात करते हैं कि अगर किसी डेप्थ d पर जाए तो उस केस में क्या आंसर आ जाता है? gs into 1 minus dy r। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन के, भाई हमारी अर्थ है तो अर्थ हमारी रोटेट भी करती है, तो अगर हम किसी एंगल लैम्डा पर जाएं तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई मास रहेगा, उस मास पर फोर्स लगेगी, उसके कारण हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाती है और वो हो जाती है gs माइनस ओमेगा ई आर ई स्क्वायर इंटू साइन लैम्डा। प्रूफ अभी नहीं करा रहा हूँ, प्रूफ कराऊंगा मैं बट अभी नहीं। फिर बात करते हैं पोल्स पर कि भाई हमारे जो पोल होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो हमारा उन केसेस में लैम्डा तो हो जाएगा 0 एंड 180 डिग्री, दोनों ही केस में साइन लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पोल्स पर एक्चुअल वैल्यू सरफेस की बराबर ही आएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं इक्वेटर पर। इक्वेटर होती है ना हमारी, ये इक्वेटर लाइन जो हमारी इंडिया में तमिलनाडु से पास हो रही है, वहां पर हमारी वैल्यू लैम्डा की क्या आ जाएगी? π/2। तो π/2 होने पर वैल्यू में साइन लैम्डा की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा π/2 है तो साइन π/2 1 हो जाएगा, तो उसकी जगह आ जाएगा gs माइनस ओमेगा ई आर ई स्क्वायर। बस ये सिंपल सा एप्लीकेशन है। चाहो तो मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि हमारे इस चैप्टर के कुछ लास्ट पॉइंट्स हैं। इसके बाद एक सैटेलाइट मोशन बच जाता है, जो कि मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को जितनी चीज आपने यहाँ पे पढ़ी आपको फिर दिक्कत ना आए, राइट। तो अभी बात करते हैं पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी की। तो वो मैं आपको जो ये फोटो है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ये फोटो आपको साइड में दिख रही होगी।
ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है? तो भाई ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी सिस्टम को बिल्ड करने में जो वर्क डन लग रहा है उसके नेगेटिव के इक्वल हमारी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो पहले तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। सो बात करते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। तो उससे पहले एक बार ये ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस अच्छा लग रहा था दिखाने के लिए। दो सिग्मा अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, बट उसको छोड़ो, एप्लीकेशन से समझाता हूँ। ये 3 पार्टिकल्स हैं, तो इस ट्रायंगुलर सिस्टम को फॉर्म करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा, उसके नेगेटिव के इक्वल हमारी वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल दिस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी की। तो चलो सबसे पहले m1 को लाए इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कितना वर्क डन करना पड़ा? 0। m2 को लाए इनफाइनाइट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि 1 से r12 डिस्टेंस पर है, तो उसको सिर्फ m1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा, जो कि आ गया gm1 m2 अपॉन r12। फिर मास m3 को जब लाए तो m1 और m2 दोनों के प्रेजेंस में उसको वर्क करना पड़ा एक्स्ट्रा, तो वो आ जाएगा gm2 m3 अपॉन r23 और gm1 m3 अपॉन r13। तो सिंपल सा एप्लीकेशन है ये, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी, या फिर जो थर्ड लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वन शॉट, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ। चलो इतनी चीज समझ में आ गई। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो डेफिनेशन क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की? इट इज द वर्क डन अगेंस्ट द gravitational field for bringing particle from infinite to a particular point। ध्यान से सुनना, फिर से बताता हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड, that is gravitational field for a particle to bring it from infinity to a particular point। और वो पार्टिकल क्या होता है? यूनिट मास होता है। उस पार्टिकल की जगह यूनिट मास कर लो तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी v की, वो हो जाएगा वर्क डन। कैसे निकालते हैं हम? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एनर्जी इक्वली होता है, वो तो मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर देते हैं m0 से। ठीक है, तो आ जाएगा आपको पोटेंशियल। और अगर हमें पोटेंशियल दिया हो, मास दिया हो, तो हम एनर्जी पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज बेसिक सी है। अब कुछ बेसिक आपके एग्जांपल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जिनके हमें पोटेंशियल्स याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उन पर बेस्ड आएंगे और उनका एप्लीकेशन सैटेलाइट मोशन में सबसे ज्यादा होने वाला है। राइट, तो बेसिक से केसेस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब उन पे बढ़ते हैं। सो ये पोटेंशियल्स के कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स की जो कि हमें याद रखने हैं। For a point mass it is minus gm by r. For a uniform ring it is minus gm upon r square plus x square raised to the power 1/2. For a hollow sphere these are the 3 basic cases, and for a solid sphere ये 3 basic cases है जो कि आपको याद रखने हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ। राइट, चलो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बेसिक सी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सैटेलाइट मोशन की। क्या होता है कि भाई आप लोग इस चीज को तो अच्छे से पढ़ लेते हो, बट कई बार सैटेलाइट मोशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ये याद रख लिए, तो सैटेलाइट मोशन में 1% भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। इसको देखना भी। राइट, चलो सैटेलाइट मोशन की बात करते हैं। तो देखना सैटेलाइट मोशन में क्या है ऐसे, वो देखो कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक स्फीयर है या ये मेरा एक प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट है, अर्थ की बात कर लेते हैं। चलो पहले ये मेरी एक अर्थ है। तो हमने क्या किया कि हमने अर्थ के सरफेस पे से एक रॉकेट लॉन्च किया, राइट, एक सैटेलाइट लॉन्च किया, राइट, और वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाकर के रिवॉल्व करने लगी। रिवॉल्व क्यों करती है? कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाएगी
वो अपनी एक स्पीड तक गई, एक स्पीड से लॉन्च किया और किसी पॉइंट पर जाकर उसकी स्पीड 0 हो गई, वो वहां तक गई। उसके बाद उस पॉइंट पर जाने के बाद उस पर कोई इंटरनल कोई फोर्सेस नहीं है जो कि उसे आगे पुश करे, बट उस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से और उसके मास की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि उसे हर टाइम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उस कारण से वो रिवॉल्व करने लग जाएगी, राइट। बेसिक फंडा क्लियर हो, राइट। तो अब रिवॉल्व कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसको देखो कि अगर मैंने कहा कि वो किसी आर रेडियस की ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है हमारी सैटेलाइट, राइट। ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, राइट। तो बेसिक चीजें इतनी समझ में आ रही है। तो हम कहें कि भाई इस ऑर्बिट में अगर मुझे इस ऑर्बिट की वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? अगर वेलोसिटी पता लग गई तो हमें टाइम पीरियड कैसे निकालना है और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो, जब वो अर्थ से गई, राइट, अब यहाँ पर लगेगा हमारा बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ भी कह सकते हो आप उसको। तो मैं क्या कहता हूँ कि इनिशियली उसको कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, और वो अर्थ के सरफेस पर थी, वहां पर उसका कुछ ना कुछ फील्ड था, और फिर हमने उसको किसी ऑर्बिट में पहुंचा दिया, तो यहाँ पर भी उसका कुछ पोटेंशियल रहा होगा, जिसके कारण कोई ना कोई एनर्जी होगी, स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर और कुछ वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो हम सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखोगे आप? माइनस जी एम ई, और अगर इसका मास है m डिवाइडेड बाय आर ई, राइट। इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो है लेट अस से वो v थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और कोई यहाँ पर किसी फोर्स के कारण कोई वर्क नहीं है। फिर बात करते हैं कि फाइनली वो इस स्टेबल ऑर्बिट में आ गई, तो यहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय आर, राइट। और इस केस में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी जिससे ये मूव कर रही है इस ऑर्बिट में। तो अब इस केस में इसकी वेलोसिटी लेट अस से vo होगी, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ओ स्क्वायर। इस एक चीज को याद रख लोगे, इस चीज को याद भी ना रख के इस चीज को समझ लोगे, तो यहां से आप vo कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियली कह सकते हो कि आपकी कोई वेलोसिटी नहीं है, बिना किसी वेलोसिटी के प्रोजेक्ट कर दिया, राइट, तब आप कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी दे भी दी तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिंपल सी केसेस हो गए, राइट। तो अगर यहाँ से वेलोसिटी v नॉट आ गई तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? v नॉट डिवाइडेड बाय r, टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। सिंपल। इस तरीके से आप कैलकुलेट क्या कर सकते हो, आपकी ओमेगा नॉट, इसका टाइम पीरियड, इसके एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इस यहाँ पर इतना सा ये सैटेलाइट मोशन है, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लोगे कि भाई अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट किया तो वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर वो किसी स्टेबल ऑर्बिट में चली गई तो वहां पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी और वहां पर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रख के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर मुझे एक ऐसी वेलोसिटी मिले जिससे अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो ये हमारी सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, तो मतलब कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इसको अफेक्ट ना करे, मतलब ये बाहर चली जाए। तो क्या करते हैं, तो उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे? कि भाई हमें पता है, और इस वेलोसिटी का नाम भी होता है एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी के लिए कंडीशन क्या है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालना है, और फाइनली उसकी वेलोसिटी भी 0 करनी है हमें।
तो हाँ के ना, बेसिक सी चीज है। तो अगर मैं यहाँ पर यू फाइनल और वी नॉट को जीरो कर दूं, मतलब यू फाइनल इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू वी नॉट, मतलब वी नॉट को जीरो करा बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि मेरी जो v की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2gm डिवाइडेड बाय r का रूट। तो ये जो v है ये हो जाता है हमारा एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप अर्थ की बात हटा दो तो 2gm/r इसका फॉर्मूला होता है। किसी भी प्लेनेट की बात होगी तो m और r की वैल्यू आपको दी जाएगी, पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ का स्पेशल केस है क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, इसलिए कैलकुलेट लोगों ने कर दिया। तो हमें एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ जो है वो हमें पता है कि वो कितनी हो जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से तो वो इन्फिनिट पे पहुंच जाएगी, मतलब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सैटेलाइट मोशन था। यहां पर जितने कॉन्सेप्ट हैं ग्रेविटेशन की सब कंप्लीट होते हैं। एक वीडियो में पूरा ग्रेविटेशन मैंने कवर करा है। कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, वहां पर आप डीएम कर सकते हो। आप चाहो तो फिर आप क्या है कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट लिख सकते हो, जो कि मैं किसी भी वीडियो में आपके डाउट्स एड्रेस कर दूंगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट आता है प्लीज रीच टू मी, आई विल हेल्प यू आउट। नाउ अगली वीडियो जो है हमारी वो होगी एसएचएम, और मैं गारंटी देता हूँ कि एसएचएम मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा पाएगा। एक वीडियो में पूरे एसएचएम के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एंड सी यू, टाटा, गुड बाय।